नमस्कार। KRST एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने हिंदी के बारे में अध्ययन चालू किया है और इसके बाद जो है कि अब हिंदी को पढ़ते हम लोग पहुंच चुके हैं व्याकरण वर्णमाला की तरफ। वर्णमाला में स्वर पढ़ लिए हैं और आज हम लोग जो है कि व्यंजन का अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, यह वीडियो देखने से पहले मैं आपको कहूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, जिससे हमें और प्रोत्साहन मिले। मित्रों, आज हम लोग शुरू करते हैं वर्णमाला के व्यंजन भाग को। वर्णमाला कुल कितने होते हैं? 52। कल के वीडियो में मैंने बताया था वर्णमाला कितने होते हैं? 52 होते हैं, जिसमें स्वर का अध्ययन हो चुका है। आज हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन की संख्या मैंने बताया था कितना है? 33। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। व्यंजन कहते किसे हैं? ऐसा वर्ण जिनके उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। यह बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते। यह क्या होते हैं? बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते हैं। इन्हें हम इसलिए अर्धमात्रिक वर्ण भी कहते हैं। अर्धमात्रिक वर्ण कहा जाता है क्योंकि इसमें आधी मात्रा का भी समावेश होता है। जैसे यदि हम क को लेते हैं तो ये हमारा क तो है, लेकिन इसमें स्वर मिला हुआ है। क प्लस ओ, इसमें स्वर हमारा मिला हुआ है। अब शुद्ध रूप में यदि कहा जाए, व्यंजन वर्ण को लिखने का जो रूप होता है वह क या किसी वर्ण के नीचे जब हलंत लगा दिया जाता है तो वह व्यंजन वर्ण का शुद्ध रूप माना जाता है। अब इस व्यंजन वर्ण को हम हल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हल वर्ण भी कहते हैं। पूछा जाता है कि हल वर्ण किसे कहते हैं, या ऐसे क्वेश्चन बनता है कि व्यंजन को और किस नाम से जाना जाता है? व्यंजन वर्ण को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसमें आपका आंसर होगा हल वर्ण। क्या होगा? हल वर्ण। और स्वर के बारे में यदि पूछा जाता है स्वर को किस नाम से जाना जाता है तो उसे अच कहेंगे। क्या कहेंगे? अच कहेंगे। आइए अब इस व्यंजन के बाद हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? पहले आते हैं हम लोग स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आपका क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के जो विभिन्न भाग हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये जो भाग हैं उसको टच करते हुए जो वर्ण निकले उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। यानी कि जो हमारे मुख के भाग है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इससे टकराती हुई जो ध्वनि निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। जैसे आपका स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछता है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितने हैं? तो आपके कुल है 25। ठीक, स्पर्श व्यंजन के कुल संख्या कितनी है? 25। और इन स्पर्श कौन कौन से देखे? क से लेकर के म तक। क से लेकर के म तक आपका स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह वर्गों में 5-5 वर्ग में बटा हुआ है। 5-5 के वर्ग में बटे होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन 5-5 भागों में यह बांटा गया है जिसे हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और उन जैसे क से लेकर के ङ तक, ठीक, यह आपका क वर्ग होगा। क्या होगा? क वर्ग। ठीक, और च वर्ग। च वर्ग होगा च से लेकर के
ञ तक, च से लेके ञ तक। और ट वर्ग ट से लेके अड़ तक, ठीक। त वर्ग त से लेकर के न तक। और प वर्ग प से लेकर के म तक, ठीक। ये 25 हमारे स्पर्शी व्यंजन है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसका जो लघु रूप होता है, इसका लघु रूप होता है, उसको हम बोलते हैं कु, चू, टू, तू, पू, ठीक। इसका लघु रूप होता है ये। लघु रूप में बोलते हैं कुचुटुपु, कुचुटुपु। तो आपका वर्गीय व्यंजन जो होता है 5 है। क चटतप, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब देखिए, ये तो वर्ग के आधार पर थोड़ा सा हम लोग देख लिए कि किस किस रूप में बटा हुआ है। अब इन्हीं को थोड़ा सा आगे देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। जो हमारे मुख के जो भाग है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, यह जो है कि कौन कौन से किस रूप में बटा हुआ है उसको देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, जो कि परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। जब परीक्षा में पूछा जाता है, जब समझ में नहीं आता है, तो लोग एक दूसरे को इशारा करते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं। तब तक उधर तीसरी आंख प्लस टीचर सब लोग वहां बैठे रहते हैं और वह क्या होता है, उसका वह कामयाब नहीं हो पाता है। तो आइए देखते हैं, यह तीसरी आंख को हम लोग बंद कर दे और जिससे कि हमारा क्वेश्चन अपने आप जो है कि क्या हो जाए, हल हो जाए, उत्तर आ जाए। अगर हम इसका अध्ययन किए रहेंगे तो हमें उत्तर देने में बहुत आसानी होगी। अब क वर्ग है ये। अब ये क वर्ग है, तो इसे हम कहते हैं उच्चारण स्थान जो है इसका, उच्चारण स्थान इसका कंठ है, कंठ, ठीक है। इसका क से लेके ङ तक, क से लेके ङ तक कंठ, कंठ, कंठ के स्थान से बोलते हैं, ठीक। तो अब ये अब च वर्ग, अब च है, जैसे क, ख, ग, घ, ङ, ये कंठ से आवाज आई, इसलिए इसको कंठ कहा जाता है, कंठ वर्ग कहा जा रहा है। क, ख, ग, घ, ङ, यही सब आ गया। इसके बाद च वर्ग आपका है, तो च वर्ग जो होता है वह तालव्य, तालु से बोला जाता है। जैसे च, जीभ आपकी तलवे में टकरा रही है, च, छ, ज, झ, ञ, आपका तालु के भाग से आवाज आ रही है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, तालव्य वर्ण। क्या कहते हैं, यह तालव्य वर्ण है। जैसे च, छ, ज, झ, तलवे में थोड़ा अभ्यास करके देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा, च, छ, ज, झ, ञ। अब इसके बाद ट वर्ग, आपका जो ट है, ये मूर्धन्य, मूर्धा जो आपकी जीभ है, आपके दांत के बगल से देखिए, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ट, ठ, ड, ढ, ड़, तो इसको हम क्या कहेंगे, मूर्धन्य वर्ण। क्या कहेंगे, मूर्धन्य वर्ण है। अब ढेर सारा इसमें क, ख, ग, घ फिर से लिखना पड़ता है, इसलिए आप लोग तो काफी समझदार हैं। बस थोड़े से इशारे पर आप जो है कि डांस कर देंगे। आप डांस करना है, बस थोड़ा सा डीजे बजा, डांस शुरू, तो इसलिए थोड़े से इशारा हुआ, नाचना शुरू, थोड़ा सा देख लिए आप, उत्तर देना शुरू। तो इस तरह से हम कहेंगे कि आप लोग इस तरह से आपने उत्तर को दीजिए जैसे मालूम पड़े कि मुझे सब आता है। त वर्ग, अब त वर्ग इसमें है। अब इस कंठ हो गया, तालव्य हो गया, मूर्धन्य हो गया, और इसके बाद जो है कि आपका त जो है दांत पे टकरा रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, दंत्य। त, थ, द, ध, न, जिह्वा जो है आपकी दांत पर टकरा रही है, इसलिए त, थ, द, ध, न, तो यह क्या कहलाएगा, दंत्य वर्ण। क्या कहलाएगा, दंत्य वर्ण। इसको हम क्या कहते हैं, दंत्य वर्ण। अब
प प पता चल जा रहा है। अब तो इतना आते आते खुद ही पता चल रहा है कि अब कहाँ कौन सा अंग टकरा रहा है। अंग का जो टकराहट है वही बताता है कि कैसा स्थिति है, कौन सा वर्ग है, कौन सा वर्ड में कौन सा वर्ग जाएगा, कौन सा जो है कि यहाँ पे ताकंठ होगा कि तालव्य होगा कि मूर्धन्य होगा कि दंत होगा कि प फ ब भ म ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। यह उच्चारण स्थान इसका क्या है? ओष्ठ है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से वर्गीय व्यंजन विभाजित है, उच्चारण स्थान कौन सा है इन 25 का भी। इन 25 का उच्चारण स्थान जो हुआ आपका क से लेके म तक कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ हुआ। ठीक है, इसके शॉट लेना चाहते थे ले लीजिए। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। ये स्पर्श के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा है जो प्रकार इसका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन। अब ये क्या है? अंत यानी कि अंदर से जब बिना किसी अवरुद्ध के आवाज बाहर निकल जा रही है। अभी क से म तक बोले होंगे उतना पेट अंदर नहीं गया होगा, लेकिन य र ल व जब बोलेंगे तो पेट अंदर जाएगा। यानी अंदर से वह प्राणवायु जो है आपकी बिना किसी रुकावट के बाहर आ जाए और यह ध्वनि इसकी जो है बिना किसी रुकावट के बाहर आ जाए, वह क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। य व र ल, यवरल यवरल, यही क्रम होता है अंतस्थ व्यंजन का। कभी एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है कि अंतः व्यंजन अंतस्थ व्यंजन का क्रम क्या है, तो य व र ल। इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है क्योंकि आधा स्वर इसमें बन लगा हुआ है, जैसे ई से य, उ से व, री से र और री से ल। तो यह अर्ध स्वर होता है। इसे क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। ठीक, अर्ध स्वर कहते हैं। क्यों? जैसे ई से य, उ से व और री से र और री से ल। ठीक, अब देखिए इनको तो अर्ध स्वर भी कहते हैं। और र जो होता है, प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से प्रकंपित वर्ण है प्रकंपित वर्ण है, तो क्या देंगे आंसर? उसमें र। क्या है? र। सॉरी, इन प्रकंपित को लुंठित भी बोलते हैं। लुंठित वर्ण कैसे? जब जिह्वा जो होती है, जिह्वा जब होती है वह ऐंठ जाती है, जैसे र, र होता है ना, तो र कर रहे हैं तो जीभ कंपन कर रही है ना, र होता है। बच्चे बचपन में गाड़ियां जब चलाते हैं, छोटी छोटी गाड़ी लेके चलाते थे, अपने आप मुंह को घुमाते हैं तो जीभ को करते हैं, शुरू कर देते हैं कहना। तो यह क्या होता है? जीभ क्या कर रही है? कंपन कर रही है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है, बच्चा घर पे उसको देखिए अपने, वो कैसे जो करेगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे वो अर कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, तो यह क्या हो गया? प्रकंपित हो रही है, जीभ उसमें बार बार टकरा रही, लुंठित हो रही है, इसलिए इसे प्रकंपित या लुंठित वर्ण कौन सा है? र। हो गया र। अब देखिए इसमें ये अर्ध स्वर कभी कोई क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से अर्ध स्वर हैं,
तो कौन कौन से होते हैं? य और व, य और व। अब इसमें बचा ल। ल हमारा जो बचा है, यह क्या है? इसको कहते हैं पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक निम्नलिखित में से पार्श्विक वर्ण है, क्या है? ल, ल। ठीक है। कैसे? ल जब हम बोल रहे हैं तो जीभ हमारी पूरे तलवे में चिपक, ल, ल हो गया ना। लेकिन वायु जो है, प्राण वायु उसके बगल से निकल जा रही है, प्राण वायु उसके बगल से निकल रही है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? पार्श्विक वर्ण। क्या कहते हैं? पार्श्विक वर्ण कहते हैं कि वायु, प्राण वायु का बगल से निकल करके जिस ध्वनि को उच्चारित किया, जिस वर्ण को उच्चारित किया जा सकता है, जिस वर्ण की ध्वनि निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? पार्श्विक वर्ण कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि अवंतस्थ के बारे में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ठीक। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? श, श, स, ह। अब ऊष्म व्यंजन, ऊष्म मतलब गर्म होता है, इसे हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ठीक। कैसे? कि जब हम जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से घर्षण होता हो और वायु निकलती हो गर्म, वायु कैसी निकलती हो? ऊष्म गर्म वायु निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन। संघर्ष करते हुए जो मुख का जो भाग है इसमें, वह संघर्ष करते हुए निकलता है और गर्म वायु देता है, उसे हम क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? श, श, स और ह। स, श, स, ह। अब इनका उच्चारण कैसे करते हैं हम? देखिए, इनको हम क्या कहते हैं? तालव्य श। क्या कहेंगे? तालव्य श। यह क्या होता है? मूर्धन्य श। क्या होता है? मूर्धन्य श। इसे क्या कहते हैं? दंत स। क्या कहते हैं? दंत स। आपका ऊष्मीय व्यंजन में प्रश्न तो बनता ही है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आपका यह भाग है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से काकल्य वर्ण या स्वर यंत्रमुखी वर्ण है। निम्नलिखित में से काकल्य वर्ण या स्वर यंत्रमुखी वर्ण है, तो क्या है? इसे हम काकल्य वर्ण या स्वर यंत्र मुखी वर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका प्रकंपित और लुंठित ये और पार्श्विक वर्ण और काकल्य वर्ण, ये 3 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अक्सर प्रश्न में यह भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अर्धस्वर है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ई और उ से बना है य और व। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हम लोगों का पार्ट है, अब इसमें संयुक्त व्यंजन, ठीक। संयुक्त व्यंजन, ठीक। अब संयुक्त व्यंजन जैसा कि मैंने कहा 2 वर्णों से मिलकर बना। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? 2 असमान वर्णों से बना हुआ शब्द या 2 असमान वर्ण मिलकर के किसी नए वर्ण की उत्पत्ति कर देते हैं,
तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब दो असमान वर्ण मिल करके किसी नए वर्ण की उत्पत्ति कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। कौन से? छ, त्र, ज्य और श्र। छ, त्र, ज्य होता है, ये ज्ञ नहीं होता है, ये ज्य होता है। इसको ज्य बोलते हैं, ज्य। तभी नहीं कहते हैं ज्ञानी। आप क्या हैं? बहुत ज्ञानी हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि इसको ज्ञ न करके कह करके ज्य कहेंगे और यह श्र है। यही संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कैसे है ये कि संयुक्त व्यंजन क और श, क और श, क और श से मिलके क्या बना आपका? छ। इसके बाद त्र, त्र नाम ही आ जा रहा है, त्र यानी कि त प्लस र, त प्लस र, त्र। अब इसको हम बताया क्या कि ज्य, क्या बोले कि ज्य होता है, ज प्लस य से मिलकर बना है आपका ज्य। ठीक है, ज प्लस य। और आपका श्र का निर्माण जो हुआ है वह श प्लस र। अब देखिए संयुक्त व्यंजन क्या हुआ? दो असमान वर्ण है, ठीक है, और यह मिल करके एक नए वर्ण की उत्पत्ति कर रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है इसे। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि छ का उत्पत्ति, छ की उत्पत्ति किन किन वर्णों से हुई है? तो आप बोलेंगे क और श, क और श। ज्ञ की उत्पत्ति कभी कभी ग या दे देता है, नहीं जानकारी है तो ग या मार देंगे, गय कर देंगे, तो नहीं, ज और य, ज्य होता है। देखिए परीक्षा में कि ऐसे ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं जो कि आप जानते तो हैं मगर आपके अंदर कॉन्फ्यूजन रहता है। कॉन्फिडेंस न रहने की वजह से यह उत्तर हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अब देखिए प्रश्न बनता है कि नीचे दिए गए, या ऐसे प्रश्न बनता है कि छ का स्थान होता है, वर्णमाला में छ का स्थान कहाँ होना चाहिए? तो जब छ का स्थान पूछे तो वर्णमाला में होना चाहिए कहाँ? क के बाद, क के बाद छ का स्थान होना चाहिए। और त्र का स्थान किसके बाद होना चाहिए? त के बाद। ज्य का स्थान किसके बाद होना चाहिए? ज के बाद। और श का स्थान किसके बाद होना चाहिए? श के बाद। लेकिन एक प्रश्न और बनता है कि निम्नलिखित का क्रम होगा तो क्या है? क, पहले देखिए जो वास्तविक क्रम होता है, पहला अक्षर जाता है, क के बाद छ आता है, यानी कि छ होना चाहिए पहले, ठीक। इसके बाद तब ज्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ज्य। इसके बाद तब त्र, इसके बाद फिर श्र। यह क्रम होता है। इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा में पूछा जाता है संयुक्त व्यंजन का क्रम है तो आप छ ये मार देंगे, लेकिन क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श, यानी कि पहला इसका स्थान होना चाहिए, दूसरा इसका है, तीसरा इसका है और चौथा आपका ये है। तो इस तरह से हम कहेंगे यह संयुक्त व्यंजन होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक।
आइए अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन के प्रकार। बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में प्रश्न बन जाते हैं और बस इतना ही पढ़ के हम रुक जाएंगे। संयुक्त व्यंजन के जो प्रकार हैं उसको दो रूपों में देखते हैं, समझ लीजिए। ठीक, दो है। कितने हैं? दो हैं। क्या क्या है? पहला इसमें है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन। अब इसमें क्या होता है? द्वित्व व्यंजन में दो समान वर्ण होते हैं। दो क्या होते हैं? समान वर्ण होते हैं और उनमें कोई भी स्वर नहीं होता। उनके बीच में कोई भी स्वर नहीं होता। उसे क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे सज्जन, सज्जन, जो ये दो समान वर्ण तो हैं, बीच में कोई भी स्वर नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे? द्वित्व व्यंजन। दिल्ली, दिल्ली क्या है? दो ल हैं, समान वर्ण हैं, लेकिन इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं है। आइए एक देखते हैं, बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत दिन से बात सुनने को मिलता है कि जब मान लीजिए कि सोना बाबू है, अब लड्डू बाबू उसको रोज रोज देख रहा है, सोच रहा है कि आज इससे कुछ बोलेंगे, साहस जमा के जाता है, खूब एकदम हिम्मत बांध के वहां पे जाता है उसके पास, और रात भर तो खूब सोचता है कि कल ऐसे बोलेंगे वैसे। जैसे ही सामने जाता है सोना बाबू के, उसकी पता चलती है कि पूरी हालत खराब, अपने आप बीपी हाई हो जाती है, पसीना निकलने लगता है, वह सीधा बाहर फिर चला आता है। फिर वह हिम्मत बना करके जैसे उसके पास जाना गया और कुछ बोला, वह क्या बोली? कुत्ता। क्या बोली? कुत्ता। तो कुत्ता, तो ये क्या हो गया आपका? द्वित्व व्यंजन। अगर वह कहे कुत्ता, कुत्ता, तो क्या हो गया? दो त आए, दोनों समान व्यंजन आए, इन दोनों के बीच में कोई भी स्वर नहीं है। उन्नयन, उन्नयन, दो समान स्वर आए, सॉरी समान वर्ण आए, लेकिन इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यंजन और व्यंजन, ठीक, इनके बीच में स्वर नहीं, स्वर नहीं, और कैसे हो? समान हो। दोनों व्यंजन कैसे हो? समान हो, लेकिन दोनों में स्वर न हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। ये आपको समझ में आ गया? आइए एक और इसके प्रकार को पढ़ते हैं। संपृक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संपृक्त व्यंजन। अब यह संपृक्त व्यंजन क्या होता है? इनमें तो दो समान थे व्यंजन, स्वर नहीं था, उसमें भी यही होगा। क्या होगा? कि व्यंजन और व्यंजन होंगे, ठीक, ये भी क्या होंगे? ये क्या होंगे? असमान। यहां पे ध्यान देने की बात है, असमान। और इनमें जो स्वर होते हैं ये नहीं रहेंगे, स्वर नहीं रहेंगे, इसे क्या कहेंगे? संपृक्त व्यंजन। क्या कहेंगे? संपृक्त व्यंजन। अब इसको देखा जाए तो इस तरह से इसका क्या एग्जाम्पल बनता है? जैसे संबल,
दो व्यंजन तो हैं लेकिन इनके बीच में समानता नहीं है, असमान है, स्वर नहीं है और असमान है। कंबल क्या है, इनमें भी दो वर्ण हैं लेकिन समान नहीं है, इनमें स्वर भी समान स्वर भी नहीं है इसमें, ठीक। तत्पर, तत्पर, तन्मय, ठीक, तन्मय। तो क्या हो गया ये, यह जो है कि असमान व्यंजन है और स्वर इसमें नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, संपृक्त व्यंजन। तो दोस्तों अब देखते हैं, आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इसको फिर से कह रहा हूं, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।